नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है चैप्टर है दैट इज़ नर्सिंग प्रोसेस। और नर्सिंग प्रोसेस में पहला टॉपिक आता है नर्सिंग असेसमेंट। नर्सिंग असेसमेंट क्या होता है कि पेशेंट के डाटा को कलेक्ट करना और उसको एनालाइज करना ताकि हम एक इफ़ेक्टिव नर्सिंग केयर प्लान बनाए, उसको हम बोलते हैं नर्सिंग असेसमेंट। इसमें बहुत सारे टूल्स एंड टेक्निक्स यूज़ करके हम सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव इंफॉर्मेशन लेते हैं पेशेंट से। नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज़ टाइप्स ऑफ नर्सिंग असेसमेंट के कौन कौन से टाइप्स है। फर्स्ट इज़ इनिशियल असेसमेंट। इनिशियल असेसमेंट वो असेसमेंट होता है जब कोई पेशेंट हॉस्पिटल में आता है, तो उस टाइम जो असेसमेंट होता है दैट इज़ कॉल्ड इनिशियल असेसमेंट। इसको हम बेसलाइन असेसमेंट भी बोलते हैं। नेक्स्ट इज़ फोकस्ड असेसमेंट। फोकस्ड मीन्स कि कोई स्पेसिफिक बॉडी पार्ट का असेसमेंट करना, जैसे किडनी फंक्शनिंग का या लिवर फंक्शनिंग का, दैट इज़ कॉल्ड फोकस्ड असेसमेंट। नेक्स्ट इज़ एमरजेंसी असेसमेंट। ऐसा असेसमेंट जब हम एमरजेंसी सिचुएशंस में करते हैं तो उसको हम बोलते हैं एमरजेंसी असेसमेंट। नेक्स्ट इज़ टाइम लैप्स्ड असेसमेंट। टाइम लैप्स्ड असेसमेंट होता है कि पेशेंट की कंडीशन कैसी इम्प्रूव हो रही है या वो वापस जा रही है, तो उसको हम बोलते हैं टाइम लैप्स्ड असेसमेंट। अगर उसको हमने बेसलाइन असेसमेंट किया है, उसके बाद 2 घंटे के बाद, 3 घंटे के बाद, 4 घंटे के बाद पेशेंट की कंडीशन कैसी रहती है, दैट इज़ कॉल्ड टाइम लैप्स्ड असेसमेंट। उसके बाद जो टॉपिक है दैट इज़ टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ नर्सिंग असेसमेंट। कौन कौन से टूल्स और टेक्निक्स यूज़ करते हैं कि नर्सिंग असेसमेंट करने के लिए। फर्स्ट इज़ फिजिकल असेसमेंट हम करते हैं। फिजिकल असेसमेंट के टेक्निक्स कौन कौन से हैं। एक तो है इंस्पेक्शन कि हम बाहर से ऑब्जर्व करते हैं पेशेंट को कि पेशेंट में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। दूसरा है पाल्पेशन। पाल्पेट करके, टच करके हम बताते हैं कि पेशेंट के किसी ऑर्गन में प्रॉब्लम तो नहीं है। परकशन हम टेप करते हैं वहाँ पे, तो वहाँ पे जो साउंड निकलती है उस परकशन नोट जिसको हम बोलते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग वो परकशन साउंड सुनाई देती है। एंड नेक्स्ट इज ऑस्कल्टेशन। और ऑस्कल्टेशन मीन्स बाय द यूज ऑफ स्टेथोस्कोप हम फिजिकल असेसमेंट कर सकते हैं, ये आपको पता ही होगा वैसे। नेक्स्ट इज़ वाइटल साइंस भी एक टूल है कि हम जो है नर्सिंग असेसमेंट कर सके। तो वाइटल साइंस में जैसे टीपीआर और ब्लड प्रेशर आ जाता है, टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन और ब्लड प्रेशर। उसके बाद पेन असेसमेंट करते हैं जिसके लिए एक स्केल है दैट इज़ फेसिस पेन रेटिंग स्केल। एक और पेन स्केल है दैट इज़ विजुअल एनालॉग स्केल। नेक्स्ट इज़ फंक्शनल असेसमेंट हम करते हैं कि एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग को कैसा करता है, कि पेशेंट जो है एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग उसका कैसा है, कि वो डेली लिविंग पे कैसे एक्टिविटीज़ करता है, उसकी ईटिंग, बाथिंग, ड्रेसिंग सेंस जो है या वो चीज़ें वो कर पाता है कि नहीं कर पाता है। उसके बाद मेंटल हेल्थ स्टेटस, मेंटल स्टेटस जिसको हम मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन भी, ये भी टूल या टेक्निक है नर्सिंग असेसमेंट में। उसके बाद है साइको सोशल असेसमेंट हम करते हैं जो साइकोलॉजी में यूज़ करते हैं कि पेशेंट की मेंटल कंडीशंस कैसी है। उसके बाद एनवायरमेंटल असेसमेंट कि पेशेंट का एनवायरनमेंट कैसा है, उसकी सोसाइटी कैसी, उसको कोई सोसाइटल प्रेशर तो नहीं है, सोसाइटी की वजह से उसको कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही। तो ये चीज़ें हम असेस करते हैं। ये टूल्स हम असेस करते यूज़ करके हम असेसमेंट करते हैं। मेथड्स इन नर्सिंग असेसमेंट में कौन कौन से मेथड्स यूज़ होते हैं। फर्स्ट इज सब्जेक्टिव डाटा और ऑब्जेक्टिव डाटा। सब्जेक्टिव डाटा वो डाटा होता है जो पेशेंट को खुद लगे, फील हो, उसको हम बोलते हैं सब्जेक्टिव डाटा। वो सब्जेक्टिव डाटा हम कैसे लेंगे, पेशेंट से इंटरव्यू करके पेशेंट को बताएंगे कि आप क्या फील कर रहे हो, आपको कौन सी प्रॉब्लम है। वो जो चीज़ फील कर रहा होता है तो उससे वो हमें जवाब दे सकता है कि मुझे क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि ये सब्जेक्टिव डाटा है, पेशेंट जो फील करता है वही बताता है। पेशेंट का सेल्फ रिपोर्ट भी हम ले सकते हैं, जैसे पेन स्केल पेशेंट से हम ले सकते हैं कि क्वेश्चनरी पुट कर सकते हैं जिसका आंसर खाली यस और नो में होता है, तो वो भी यूज़ करके हम सब्जेक्टिव डाटा ले सकते हैं। नेक्स्ट इज ऑब्जेक्टिव डाटा मीन्स जो हमें या हेल्थ केयर वर्कर को लगे किसी पेशेंट को है, दैट इज़ कॉल्ड ऑब्जेक्टिव डाटा। ऑब्जेक्टिव डाटा हम फिजिकल एग्जामिनेशन से लेते हैं या वाइटल साइंस चेक करके, लेबोरेटरी या डायग्नोस्टिक टेस्ट यूज़ करके हम ऑब्जेक्टिव डाटा लेते हैं पेशेंट की कंडीशन को देखने के लिए। और जो पेशेंट के मेडिकल रिकॉर्ड्स है उनको रिव्यू करके हम ऑब्जेक्टिव डाटा लेते हैं। और जो हमने अब ये डाटा लिया है इसके रिकॉर्डिंग कैसे करना है और क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है जब हम डाटा रिकॉर्ड करेंगे। तो फर्स्ट रिकॉर्डिंग मीन्स की जो सारी चीज़ें हमने जो असेसमेंट की है तो उसको हमने रिकॉर्ड करके रखना है। तो रिकॉर्ड्स मेनली फ्लो शीट्स, प्रोग्रेस नोट्स और इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड्स जो हम यूज़ करके हम रिकॉर्ड करते हैं, इस चीज़ को रिकॉर्डिंग करके रखते हैं, उसको एक प्रॉपर रिकॉर्ड बनाते हैं जो चीज़ें हमने एसेस की है पेशेंट में।
रिकॉर्डिंग में एक तो इनिशियल असेसमेंट रिकॉर्ड किया जाता है कि पेशेंट जब हॉस्पिटल में आया है तो पेशेंट को क्या प्रॉब्लम थी, वो हम रिकॉर्ड करके रखते हैं, लिख के रखते हैं। नेक्स्ट इज़ ऑन गोइंग असेसमेंट कि टाइम टू टाइम हम पेशेंट की कंडीशन को चेक करते हैं और चेक करते करते हम वो रिकॉर्ड करते हैं। जैसे TPR चार्ट होता है या टेम्परेचर, TPR चार्ट जो होता है उस पर हम ग्राफ बनाते हैं कि पेशेंट की कंडीशन कहाँ से कहाँ तक पहुँची है। डॉक्यूमेंटेशन मेथड हम फ्लो शीट्स यूज़ कर सकते हैं, जैसे वाइटल साइंस के लिए TPR चार्ट या इनटेक आउटपुट चार्ट होता है तो फ्लो शीट्स यूज़ कर सकते हैं। प्रोग्रेस नोट्स कि वो हमें बताता है कि पेशेंट की प्रोग्रेस, वो भी हम यूज़ करके हम रिकॉर्ड वहाँ पे कर सकते हैं। और उसके बाद जो है इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड्स जिसको हम कंप्यूटराइज्ड डॉक्यूमेंटेशन बोलते हैं, उसका मैंने लेक्चर भी दिया था इससे पहले यूट्यूब पे, तो उस पर अगर डिटेल में भी लिख सकते हो तो इसके बारे इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड के एडवांटेजेस भी लिखना कि कंप्यूटराइज्ड डॉक्यूमेंटेशन क्यों इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे हम डॉक्यूमेंट करते हैं। मीन्स कि अगर हमने कोई असेसमेंट किया है, पेशेंट में कोई प्रॉब्लम देखी है तो उसको या पेशेंट को असेसमेंट करते हैं तो उसको डॉक्यूमेंटेशन के लिए हम 3 चीज़ें यूज़ करते हैं। एक तो फ्लो शीट्स जैसे इनटेक आउटपुट चार्ट, प्रोग्रेस नोट्स कि पेशेंट की प्रोग्रेस कैसी हो रही है, और इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड्स। डॉक्यूमेंटेशन के लिए लीगल और प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए कि एक तो कम्युनिकेशन अच्छी होनी चाहिए, खाली कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन आगे तक पहुंचानी है, हायर अथॉरिटीज़ हो या अपने कोलीग्स के साथ। कंटिन्यूटी ऑफ केयर रहनी चाहिए कि डॉक्यूमेंटेशन ऐसी करनी है कि कंटिन्यूटी ऑफ केयर रहे। ऐसा नहीं कि हम चेंज ऑफ शिफ्ट रिपोर्ट जो होता है कि एक नर्सिंग पर्सनल दूसरे पर्सन को वो शिफ्ट रिपोर्ट देता है तो वो दे ही ना, तो लेकिन वो शिफ्ट रिपोर्ट देना पड़ता है क्योंकि उससे कंटिन्यूटी ऑफ केयर रहती है पेशेंट से। उसके बाद आता है टॉपिक नर्सिंग प्लानिंग। अब तक हमने असेसमेंट की है, उसको रिकॉर्ड करके रखा है, अब हम करेंगे नर्सिंग प्लानिंग। नर्सिंग प्लानिंग क्या होता है कि ये क्रूशल पार्ट होता है नर्सिंग प्रोसेस में कि प्लान करना, पेशेंट सेंटर्ड केयर देना। पेशेंट सेंटर्ड केयर मीन्स पेशेंट के नीड्स अकॉर्डिंग जो केयर देना है, दैट इज़ नर्सिंग प्लानिंग। प्लानिंग में हमने क्या क्या चीज़ें देखनी है। फर्स्ट इज़ कि स्मार्ट गोल्स सेट करने हैं कि जो हमें गोल इजीली अचीव भी हो और जिसका कोई फ़ायदा भी हो। नीड्स को प्रायोरिटाइज करके रखना है कि जो भी पेशेंट की पहली नीड्स क्या है, उसके बाद कौन सी नीड है। इंटरवेंशन डेवलप करते हैं जैसे मेडिकेशन, पेशेंट एजुकेशन। पेशेंट और फैमिली को इन्वॉल्व करना है जब भी हम ये प्लान बनाएंगे, नर्सिंग केयर प्लान चाहे हो या प्लानिंग करेंगे। और कंसिडर एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस, एक एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस जो है कंसिडर करनी है। इसका मतलब ये है कि नर्सिंग की स्किल और नॉलेज को यूज़ करके हम प्लान बनाएंगे। ऐसा नहीं कि हम ऐसे ही रफली लेमैन की तरह प्लान बनाएंगे। नर्सिंग की स्किल और नॉलेज, साइंटिफिक नॉलेज यूज़ करके हम वो नर्सिंग प्लान बनाएंगे। अब है टाइप्स ऑफ प्लान्स, कौन कौन से प्लान्स बनते हैं। फर्स्ट इज इनफॉर्मल केयर प्लान्स। इनफॉर्मल ये नर्सिंग के माइंड में होता है लेकिन ये रिटर्न नहीं होता है, इसको हम बोलते हैं इनफॉर्मल नर्सिंग केयर प्लान। ये इमीडिएटली उसी टाइम बन जाता है, इमीडिएट नीड्स अगर पेशेंट की हो उस टाइम इनफॉर्मल केयर प्लान हम बना सकते हैं। नर्सिंग के माइंड में होता है लेकिन ये लिख नहीं सकते हम। उसके बाद होता है फॉर्मल केयर प्लान कि हम लिख के रखते हैं अच्छी तरीके से, हम प्लान करके रखते हैं कि हमने आगे पेशेंट के साथ क्या करना है। नेक्स्ट इज स्टैंडर्डाइज्ड केयर प्लान। अगर एक ही किस्म के पेशेंट हो, चाहे डायबिटिक हो, अगर फॉर एग्जांपल 10 पेशेंट्स है, वो खाली डायबिटिक है, तो उस टाइम उन 10 पेशेंट के लिए हम एक ही नर्सिंग केयर प्लान बनाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड स्टैंडर्डाइज्ड नर्सिंग केयर प्लान या केयर प्लान जिसको हम बोलते हैं। उसके बाद है इंडिविजुअलाइज्ड केयर प्लान, मीन्स एक ही पर्सन के लिए अगर हमने केयर प्लान बनाया है, दैट इज़ कॉल्ड इंडिविजुअलाइज्ड केयर प्लान। So this was all about this. तो today we have read about नर्सिंग असेसमेंट। उसके बाद कौन कौन से टूल्स यूज़ होते हैं नर्सिंग असेसमेंट के लिए, मेथड्स कौन कौन से, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव, रिकॉर्डिंग कैसे करनी है, नर्सिंग असेसमेंट जो हमने किया है वो कहाँ से रिकॉर्ड कर सकते हैं। उसके बाद नर्सिंग प्लानिंग क्या होती है, कौन कौन सी चीज़ें ध्यान में रखनी है जब हम नर्सिंग प्लान करेंगे, टाइप्स ऑफ प्लान क्या होता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द फंडामेंटल। नाउ वी विल स्विच टुवर्ड्स द माइक्रोबायोलॉजी। नेक्स्ट हमारा यूनिट है दैट इज़ कंट्रोल एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ माइक्रोब्स। ये माइक्रोबायोलॉजी का यूनिट है। तो कौन कौन से मेथड्स हम यूज़ करते हैं ताकि हम माइक्रोब्स को डिस्ट्रक्ट कर सकते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ख़त्म कर सकते हैं। इसके लिए फर्स्ट इज स्टरलाइजेशन, उसके बाद डिसइंफेक्शन, कीमोथेरेपी, एंटीबायोटिक और
पेस्चराइजेशन, ये हम एक एक करके पढ़ेंगे कि इससे जो है माइक्रोबियल ग्रोथ जो है डिस्ट्रक्ट करके हम इन्फेक्शन से बचा सकते हैं, इन्फेक्शन चेन ऑफ इन्फेक्शन को भी रोक सकते हैं। फर्स्ट इज स्टरलाइजेशन के बारे में बात करेंगे कि स्टरलाइजेशन ऐसी प्रोसेस है जो सारी माइक्रोबियल लाइफ को ख़त्म करती है, चाहे उसके स्पोर्स भी हो, जो बैक्टीरिया के स्पोर हो या माइक्रोब के स्पोर हो, उसको भी ख़त्म कर देता है। अब जो स्टरलाइजेशन के टाइप्स है, फर्स्ट इज फिजिकल मेथड्स और केमिकल मेथड्स हम यूज़ करते हैं स्टरलाइजेशन के लिए। फिजिकल मेथड में हीट, रेडिएशन और फिल्ट्रेशन, और केमिकल मेथड में गैस और लिक्विड हम यूज़ करते हैं। हीट में ड्राई, ओवन, प्रेशर, स्टीम, पास्चराइजेशन। रेडिएशन में एक्सरे, गामा रे, अल्ट्रावायलेट रे। फिल्ट्रेशन में एस्बेस्टॉस, मेम्ब्रेन, सिंटर्ड गिलास। तो ये आप देख लेना गैसेस में कौन कौन से आते हैं। दिस इज मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन। फर्स्ट मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन इज सनलाइट। अगर हम किसी चीज़ को काफ़ी देर तक सनलाइट में रखते हैं तो वो अपने आप में स्टरलाइज हो जाता है, क्योंकि सनलाइट की प्रॉपर्टी है वो बैक्टीरिया, माइक्रोब को मार देता है। दूसरा है ड्राइंग। ड्राइंग से काफ़ी फंगस जो होते हैं, फंगस के लिए ड्राइंग एक मौत होती है, मतलब फंगस वहाँ पे नहीं रह सकती जहाँ पे ड्राई मटेरियल हो। जहाँ पे ड्राई एरिया हो वहाँ पे फंगस नहीं रहता है। फंगस जो है मॉइस्ट एरिया में रहते हैं। तो ड्राइंग भी एक इफेक्टिव मेथड रहेगा स्टरलाइजेशन के लिए। उसके बाद है हीट। हीट भी हम यूज़ करते हैं स्टरलाइजेशन के लिए। पहली है ड्राई हीट। ड्राई हीट हम यूज़ करते हैं टेस्ट ट्यूब्स के लिए, गिलास, सिरेंजेस या पैलेट्स के लिए। उसके बाद है रेड हीट। रेड हीट जो है ये फोर्सेप या सीजर या स्पैचुला के लिए यूज़ करते हैं। उसके बाद है इंसिनरेशन। इंसिनरेशन मीन्स जलाना किसी चीज़ को, किसी चीज़ को डायरेक्ट बर्न करना है 800 डिग्री सेंटीग्रेड से 1000 डिग्री सेंटीग्रेड तक, तो उस चीज़ को हम बोलते हैं इंसिनरेशन। तो इससे भी हम स्टरलाइजेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ फ्लेमिंग, कि डायरेक्ट फ्लेम पे किसी चीज़ को स्टरलाइज अगर करना हो तो उसको हम डायरेक्ट फ्लेम पे लगाते हैं तो वहाँ पे वो खुद ब खुद स्टरलाइज हो जाता है। उसके बाद हॉट एयर ओवन हम यूज़ करते हैं। तो ओवन को यहाँ पे समझना चाहिए। ओवन जो है इसके दो वाल चैम्बर्स होते हैं। एक तो 2 वाल्ड चैम्बर होता है। इनर वाल जो होता है वो कॉपर वेसल का बना होता है, और जो आउटर वाल होता है ये एस्बेस्टॉस का बना होता है, जिससे रेडिएशन जो है रिड्यूस हो जाती है। तो ये हॉट एयर ओवन है, ये भी एक मेथड है स्टरलाइजेशन के लिए। तो इसके यूजेस क्या है कि फोर्सेप्स को स्टरलाइज करना, सीजर्स को, स्कैल्पल्स या सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स। ये इसके बाद इसके प्रिकॉशंस ये है कि कोई भी ग्लासवेयर अगर हो तो वहाँ पे वाटर ट्रेसेस नहीं होनी चाहिए गिलास में, नहीं तो वो ग्लासवेयर फट सकता है। कोई इन्फ्लामेबल मटेरियल नहीं भरना है इसमें, वो जल सकता है। तो मटेरियल ऐसे भरना है कि वहाँ पे इजीली एयर फ्लो हो जाए। ऐसा नहीं कि हमने कंजस्टेड मटेरियल भरना है इसमें। तो ये था ड्राई हीट के बारे में। उसके बाद है मॉइस्ट हीट। मॉइस्ट हीट जैसे वॉशिंग लेबॉर्ट्री कोट होता है, एप्रन होता है, या ग्लास सिरिंज या सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट के लिए हम मॉइस्ट यूज़ करते हैं, मॉइस्ट हीट यूज़ करते हैं। इसमें 3 टेम्परेचर्स आते हैं। फर्स्ट टेम्परेचर बिलो 100 डिग्री सेंटीग्रेड, उसके बाद टेम्परेचर एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, उसके बाद टेम्परेचर अबव 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अब जो फर्स्ट जो पार्ट है मॉइस्ट हीट का, दैट इज़ टेम्परेचर बिलो 100 डिग्री सेंटीग्रेड। इसमें हम पास्चराइजेशन का यूज़ करते हैं। पास्चराइजेशन जैसे मिल्क की हम पास्चराइजेशन करते हैं। पास्चराइजेशन में 2 मेथड्स है, होल्डर मेथड और फ्लश मेथड। फ्लश मेथड में हम जो है होल्डर मेथड में हम 63 डिग्री सेंटीग्रेड में किसी चीज़ को, जैसे मिल्क हो तो उसको 63 डिग्री सेंटीग्रेड में रखते हैं 30 मिनट्स के लिए। और अगर फ्लश मेथड यूज़ करना हो तो 72 डिग्री सेंटीग्रेड में रखते हैं 15 to 20 सेकेंड्स के लिए। उसके बाद एकदम से कूलिंग करते हैं। पास्चराइजेशन का मीनिंग एक्चुअली क्या होता है कि जैसे हम मिल्क की, जो दूध होता है उसकी पास्चराइजेशन करते हैं, दूध को गर्म करते हैं अच्छी तरीके से, उसके बाद एकदम से कूल करते हैं, उस चीज़ को हम बोलते हैं पास्चराइजेशन। ये भी एक स्टरलाइजेशन टेक्निक है। ये था टेम्परेचर है बिलो 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अब है टेम्परेचर एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। 100 डिग्री सेंटीग्रेड में वाटर बॉयल हो जाता है, तो बॉइलिंग ही यूज़ करके हम माइक्रोब्स को किल करेंगे यहाँ पे। तो 10 to 30 मिनट्स जो है बॉइलिंग में रखनी चाहिए, जो भी चीज़ें हम बॉयल करके स्टरलाइज करेंगे, चाहे रबर स्टॉपर्स हो, स्कैल्पल्स हो, पिपेट्स हो। उसके बाद नेक्स्ट जो एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड में उसको हम स्टीमिंग बोलते हैं। स्टीम यूज़ करके एटमॉस्फेरिक प्रेशर में स्टीम यूज़ करके 100 डिग्री सेंटीग्रेड में हम, जैसे कल्चर मीडिया को अगर स्टरलाइज करना हो तो स्टीमिंग हम यूज़ करते हैं। तो 90 मिनट्स का होना चाहिए स्टीमिंग।
ये था, दूसरा था टेम्परेचर एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अब है टेम्परेचर अबव 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो उसके लिए जो 100 डिग्री से ऊपर सेंटीग्रेड की जो चीज़ें जो हम स्टरलाइज करते हैं, जैसे ड्रेसिंग मटेरियल, इंस्ट्रूमेंट, लेबोरेटरी वेयर्स, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, ये हम ऐसे ही स्टरलाइज कर सकते हैं अबव 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ये हम ऑटोक्लेव में करते हैं। सो दिस इज़ ऑटोक्लेव। ऑटोक्लेव को हम इजीली ऐसे भी बोल सकते हैं, दिस इज़ मॉडिफाइड, जस्ट लाइक मॉडिफाइड प्रेशर कुकर। एक्चुअली ऑटोक्लेव में क्या होता है कि इसमें जो वाटर होता है वो स्टीम बन जाता है, और स्टीम का टेम्परेचर ज़्यादा होता है, इसीलिए अबव 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसमें स्टीम बन जाता है, और उस स्टीम को का प्रेशर, यहाँ पे प्रेशर गॉज लगा होता है, यहाँ से पता चलता है स्टीम का प्रेशर कितना है। तो ये ऑटोक्लेव है। तो ऑटोक्लेव में हम अबव 100 डिग्री सेंटीग्रेड जो चीज़ें हमने स्टरलाइज करनी हो तो वो हम ऑटोक्लेव ही यूज़ करते हैं, और मोस्ट कॉमनली स्टरलाइजेशन टेक्निक ऑटोक्लेव ही होती है। इसकी प्रिकॉशंस कि इसको जल्दी हीट नहीं करना है, और प्रेशर भी जल्दी ही नहीं लाना है इसमें। यूजेस क्या है ऑटोक्लेव में, जो भी सॉलिड और लिक्विड मीडिया होता है, डिस्टिल्ड वाटर होता है, सलाइन सॉल्यूशन होता है, ये सारी चीज़ें जो हम ऑटोक्लेव में स्टरलाइज करते हैं। नेक्स्ट जो स्टरलाइजेशन मेथड है दैट इज़ रेडिएशन। रेडिएशन भी हम यूज़ करके स्टरलाइज कर सकते हैं किसी भी आर्टिकल को। इसमें दो तरह की होती है, फर्स्ट इज़ आयोनाइजिंग और दूसरी होती है नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन। आयोनाइजिंग में गामा रेज, बीटा रेज और एक्स रेज आ जाते हैं। जैसे स्टरलाइजेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स, ड्रेसिंग बैग, प्लास्टिक सिरिंज या स्वैब को हम ये स्टरलाइज कर सकते हैं। और नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन में, जैसे नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन हम जो शॉर्ट रेज होती है इनकी वेवलेंथ 210 से लेकर 310 होती है, तो ये हम यूज़ करते हैं ताकि किसी सेल को किल करने के लिए, और अगर सेल डिवीजन को डिले करना है वो भी, उसके लिए भी हम यूवी रेज का यूज़ करते हैं। और कहीं सिंथेसिस ऑफ सर्टन सबस्टेंस बाय द सेल, की किसी सेल से कोई खास चीज़ बनवाना वो हम यूवी रेज से ही करवाते हैं। ये बायोटेक्नोलॉजी में ज़्यादा यूज़ होता है। अब जो यूवी रेज होती है ये एक तो सनलाइट से मिलती है, या आर्टिफिशियली भी हम यूवी लैंप यूज़ करके हम यूवी रेज का सोर्स ले सकते हैं। इसमें डिसइंफेक्शन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर भी कर सकते हैं, और एयरबॉर्न इन्फेक्शन जो है इसमें यूज़ होता है यूवी रेज। उसके बाद जो स्टरलाइजेशन टेक्निक है दैट इज़ केमिकल एजेंट्स। केमिकल्स यूज़ करके हम स्टरलाइज करते हैं कई आर्टिकल्स को। उसमें आता है फर्स्ट अल्कोहल, जैसे इथाइल अल्कोहल या आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, जो आम तौर पर जो हैंड सैनिटाइजर्स होते हैं तो उसमें यही इथाइल अल्कोहल और आइसोप्रोपाइल अल्कोहल होता है 70%, जो यूज़ करके हम स्टरलाइज कर सकते हैं, कई चीज़ों को डिसइंफेक्टेंट कर सकते हैं, फंगल स्पोर्स या वेजिटेटिव बैक्टीरिया जो हो। उसके बाद आती है, ये इसको हम बोलते हैं अल्कोहल एंटीसेप्टिक, जैसे आइसोप्रोपाइल अल्कोहल होता है उसमें हैंड सैनिटाइज़र में। उसके बाद है एल्डिहाइड्स। एल्डिहाइड्स में हम फॉर्मल्डिहाइड यूज़ करते हैं, जैसे सेंसिटिव कैथेटर्स होते हैं वो हम ऑटोक्लेव नहीं कर सकते तो उस टाइम फॉर्मल्डिहाइड हम यूज़ कर सकते हैं, या वार्ड्स को फ्यूमिगेट करने के लिए हम यूज़ करते हैं एल्डिहाइड्स, सिक रूम्स को या लेबॉर्ट्रीज़ को। उसके बाद डाइस हम स्किन एंड वाउंड एंटीसेप्टिक्स जो होते हैं उनको स्टरलाइज करने के लिए हम डाइस केमिकल्स का यूज़ करते हैं, दैट आर डाइस। उसके बाद हैलोजन्स, जैसे आयोडीन जो होता है, बेटाडीन होता है, वो हैलोजन ही होते हैं। उसके बाद जो क्लोरीन, जो वाटर को, अक्सर क्लोरीन हम वाटर में डालते हैं ताकि डिसइंफेक्शन, वाटर सप्लाईज हो, फूड हो, डायरी हो, उस टाइम हम क्लोरीन ही यूज़ करते हैं। उसके बाद फिनोल्स, पायोजेनिक में जो फेवर करे, जो बैक्टीरिया फेवर करता है दैट आर कॉल्ड पायोजेनिक कोकाई, तो वो फिनोल्स हम उसी को डिस्ट्रक्ट करने के लिए, तो ये भी स्टरलाइजेशन टेक्निक्स है। तो दिस वाज अबाउट केमिकल एजेंट्स। उसके बाद होता है कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी मीन्स कोई ड्रग्स यूज़ करके, सिंथेटिक एंटीबैक्टीरियल ड्रग्स यूज़ करके हम स्टरलाइजेशन कर सकते हैं, जिनको हम कीमोथेरेपेटिक एजेंट्स बोलते हैं। इसमें आता है पहले सल्फोनामाइड्स। ये ड्रग्स हम सल्फा ड्रग्स भी बोलते हैं, ये हम आई ड्रॉप्स भी यूज़ कर सकते हैं, आई ऑइंटमेंट्स भी यूज़ सकते हैं, और इसको ओरली भी ले सकते हैं। सल्फोनामाइड्स किस बैक्टीरिया के अगेंस्ट होता है, कि कौन कौन से बैक्टीरिया मर जाते हैं इससे, जैसे स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेनस, नीसेरिया मेनिंजाइटिस या इकोलाई, इसके खिलाफ होते हैं ये सल्फोनामाइड्स। नेक्स्ट इज ट्राइमेथॉर्फिन। ये भी जो स्टेफाइलोकोकाई होता है, कॉर्नी बैक्टीरियम होता है,
तो नेक्स्ट इज क्वाटरमेज़ोल। तो इसकी भी एक होता है बैक्टीरियासाइडल, दूसरा होता है बैक्टीरियोस्टैटिक। बैक्टीरियासाइडल वो केमिकल होता है जो बैक्टीरिया को मार देता है। दूसरा होता है बैक्टीरियोस्टैटिक, वो होता है जो बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक देता है। दिस इज बैक्टीरियोस्टैटिक ड्रग, मीन्स ये बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकता है। ये एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम ड्रग है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम मीन्स ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के खिलाफ भी होता है और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के खिलाफ भी होता है। इसके क्लिनिकल यूजेस ये है कि यूरिनरी और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में यूज़ होता है। उसके बाद आते हैं क्विनोल्स। क्विनोल्स भी ब्रॉड स्पेक्ट्रम, क्विनोल्स में जैसे सिप्रोफ्लॉक्सिन, नॉरफ्लॉक्सिन, एंडोफ्लॉक्सिन, लिवोफ्लॉक्सिन होता है। तो ये ऑरली भी दे सकते हैं और इंट्रावेनसली भी देते हैं, कि जैसे हम ड्रिप देते हैं तो वहाँ पे हम ओफ्लॉक्सिन ड्रिप देते हैं, वो क्विनोल ही होता है एक्चुअली। तो उससे भी हम स्टरलाइजेशन कर सकते हैं जो बॉडी में। तो ये थे केमिकल एजेंट्स या कीमोथेरेपी। उसके बाद है एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स में पेनिसिलिन, सेफेलोस्पोरिन, ये क्लासिफिकेशन एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक वो केमिकल कंपाउंड होता है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म को मार देता है। ये एंटीबायोटिक हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही लेते हैं ताकि किसी दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारने के लिए, उसको हम बोलते हैं एंटीबायोटिक्स। इसके टाइप्स है पेनिसिलिन, सेफेलोस्पोरिन, टेट्रासाइक्लिन, क्विनोल्स, जो हमने ऊपर पढ़े क्विनोल्स के बारे में। तो पेनिसिलिन के बारे में थोड़ा सा यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद एक छोटा सा टॉपिक है, दैट इज़ पास्चुराइजेशन। पास्चुराइजेशन हम मिल्क में करते हैं और जो बाकी लिक्विड्स होते हैं उसमें पास्चुराइजेशन करते हैं। पास्चुराइजेशन से बहुत सारे पैथोजेनिक बैक्टीरिया मर जाते हैं। एक्चुअली करना क्या होता है कि हमने मिल्क को हम हीट करते हैं, मिल्क को हम बॉयल करते हैं और एकदम से उसको कूल कर देते हैं, उसको हम बोलते हैं पास्चुराइजेशन। पास्चुराइजेशन हम करते हैं कि अगर हम क्वालिटी ऑफ मिल्क को बढ़ाने के लिए, पैथोजन उसको किल करने के लिए और ऑर्गेनिज्म कहीं पे ना रहे, तो उसके लिए हम पास्चुराइजेशन यूज़ करते हैं। इसके दो तरीके, एक तो लो टेम्परेचर में जैसे 63 डिग्री फॉर 30 मिनट्स, जो मैंने होल्डर मेथड बोला था। उसके बाद हाई टेम्परेचर 71 डिग्री फॉर 15 to 20 सेकेंड्स, और अल्ट्रा पास्चुराइजेशन 137 डिग्री सेल्सियस में हो जाता है। सो वी विल समराइज। सो हमने स्टरलाइजेशन के बारे में बताया कि कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन से मेथड यूज़ करके हम माइक्रोबियल ग्रोथ को रोक सकते हैं। एक तो स्टरलाइजेशन, डिसइंफेक्शन, कीमोथेरेपी, एंटीबायोटिक और पास्चुराइजेशन। स्टरलाइजेशन क्या होती है, मेथड्स क्या होते हैं स्टरलाइजेशन के, हीट क्या हो, ड्राई हीट, मॉइस्ट हीट, हॉट एयर ओवन, टेम्परेचर अबो, बिलो एंड एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ऑटोक्लेव क्या होता है, रेडिएशन यूज़ करके हम बैक्टीरिया को मार देते हैं। ये दो तरह की रेडिएशन होती है, आयोनाइजिंग, नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन। केमिकल एजेंट्स अल्कोहल यूज़ करते हैं, अल्डिहाइड, क्लोरीन, फ्लोरीन, फिनोल्स। कीमोथेरेपी, सल्फोनामाइड्स, ट्राइमेथॉर्पिन, क्वाटरमेज़ोल एंड क्विनोल्स। उसके बाद एंटीबायोटिक्स यूज़ करके हम बैक्टीरिया को मार सकते हैं। लास्ट इज पास्चुराइजेशन। सो थैंक यू।